नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बड़े शान के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे, अब देखना वक्फ बोर्ड का बिल आएगा, सब लोग ठीक हो जाएंगे। देश भर के मुसलमानों में चिंता थी और भारतीय जनता पार्टी इस बिल के लिए एक खेल खेलने की तैयारी कर रही, पर चंद बाबू नायडू ने रायता पे खेल दिया। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे हैं और वहां पे उन्होंने इमामों का, मौलानाओं का वेतन में वृद्धि की घोषणा कर दी। अब जो भाजपा के नेता संभल से लेकर मेरठ तक उत्पात मचाते हैं, मुसलमानों को गरियाते हैं, अपशब्द कहते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आंध्र में आप मौलानाओं के, उलेमाओं के वेतन वृद्धि करने वाली सरकार में शामिल हो और हरियाणा में ईद की छुट्टी कर रहे हो। योगी जी आग लगा रहे हैं, मोदी जी ईदी भेज रहे हैं। ये नाटक हो क्या रहा है देश में? और क्या अब इस मुद्दे पर चंद बाबू नायडू इस हद तक जा सकते हैं कि मोदी सरकार गिर भी सकती है? क्योंकि चंद बाबू नायडू को पता है कि आंध्र प्रदेश के मुसलमान अगर हाथ से गए तो अगली बार आंध्र प्रदेश की सत्ता भी मिलने वाली नहीं। डर नीतीश को भी लगा है। तो खेल क्या होगा चंद बाबू नायडू का, नीतीश कुमार का खेल क्या होगा? मैं अभय दुबे जी के साथ रोज शो करता हूँ, ये सारी बातें मैंने उनसे पूछी। मैंने पूछा कि राजनीति के इस घाल मेल का नतीजा क्या निकलेगा और उग्र हिंदुत्व के कितने वोट होंगे? क्या सरकार बना पाएगी दोबारा सत्ता? इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान करके पूरी दुनिया में कितनी खराब छवि बन रही है। बेहतरीन बातचीत है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरी सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मैंने इतनी मजेदार सरकार नहीं देखी जितनी ये मौजूदा मोदी सरकार है। एक तरफ वो हरियाणा में ईद की छुट्टी कैंसिल कर देते हैं, कोई छुट्टी नहीं होगी। योगी जी जिस तरह से धमकियां, मेरठ में पुलिस वाले इस तरह धमका रहे थे, अगर मुसलमान वक्फ बोर्ड के विरोध में काली पट्टी बांध के चले जा रहे थे तो काली पट्टी तक उतरवा दी गई। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आया, अगर कोई आदमी नमाज करने जा रहा है, काली पट्टी बांध दी, इस पे गुनाह क्या हो गया? इस हद तक। दूसरी तरफ मोदी जी ईदी बांट रहे हैं 32 लाख मुसलमानों को, इन सबको भी छोड़ दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो सरकार चल रही है आंध्र प्रदेश में चंद बाबू नायडू की, उसने तो कमाल कर दिया। नायडू जी ने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के मानदेय में वृद्धि कर दी है। इमामों को 10,000 में मिलेंगे और मौजामों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे, ये उन्होंने आज घोषणा कर दी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चंद बाबू नायडू ने लगभग ये ऐलान कर दिया कि भाई मेरे होते आप चिंता मत करिए, वक्फ बोर्ड में वक्फी जमीनों को कोई नहीं छू पाएगा। तो जो गुब्बारा बनाया है वक्फ बोर्ड को लेकर कि अब बिल आ जाएगा और वक्फ की प्रॉपर्टी चली जाएंगी, और जिस तरह से मुसलमान नाराज है नीतीश कुमार से, चंद बाबू नायडू से, तो नीतीश तो खुल के भले विरोध में आए हो, लेकिन चंद बाबू नायडू ने तो साफ साफ ऐलान कर दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई छू नहीं पाएगा। मतलब अब अगर विधेयक लाएगी सरकार तो सरकार फंस जाएगी, क्योंकि नायडू के विरोध के बाद मुझे लगता है कि अब यह आसानी से पास नहीं होगा। चंद बाबू नायडू करना क्या चाह रहे हैं? मोदी को धमकाना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम इस कदम पे आगे बढ़े तो हम विड्रॉ कर लेंगे, भले सरकार गिर जाए? देखिए, दो बातें इसमें जिनके ऊपर ध्यान रखना हमारा जरूरी है। पहली बात तो यह है कि चंद्रबाबू नायडू इस सवाल के ऊपर लगातार अपने मुस्लिम नेताओं के जरिए आंध्र प्रदेश में जो उनका मुस्लिम जनाधार है उसके बीच में एक प्रचार कर रहे थे। अभी से नहीं, वो लगातार सबको समझा रहे थे कि आप लोग चिंता मत कीजिए, ये जो वक्फ विधेयक है, जो इसको हम ही ने पास होने से पहले इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने ही भिजवाया है। वो अपनी तरफ से ये प्रचार कर रहे थे। मुझे नहीं पता नीतीश कुमार के लोग बिहार के मुसलमानों में ये प्रचार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू निश्चित रूप से ये पहले से प्रचार कर रहे थे। उन्होंने पहले से ही आंध्र प्रदेश के मुसलमानों में ये श्रेय ले लिया था। नंबर एक बात। नंबर दो बात, चंद्रबाबू नायडू का सारा जनाधार जो है वो आंध्र प्रदेश में सीमित है। वो आंध्र प्रदेश की राजनीति को तो नहीं छोड़ सकते। वो आंध्र प्रदेश में अच्छा चुनाव जीतेंगे तभी केंद्र की राजनीति में हस्तक्षेप कर पाएंगे। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि आंध्र प्रदेश में मुसलमान वोटों को जो वाईएसआर कांग्रेस है उसमें जाने से रोकें। चूंकि ये भाजपा के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ते हैं, इसलिए उन्हें रोकना इनके लिए ज्यादा मुश्किल है। और मुसलमान सब जानते हैं कि जो वाईएसआर रेड्डी के बेटे हैं वो ईसाई हैं। वाईएसआर रेड्डी भी ईसाई थे,
वो उस तरह से हिंदू राष्ट्रवादी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो हिंदू धर्म के ही नहीं है। तो उनकी पार्टी को उन्हें वोट देना ज्यादा आसान है, और इस नाजुक स्थिति को चंद्रबाबू नायडू अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे जिसमें वो अपनी स्थिति जो है आंध्र प्रदेश के मुसलमान मतदाताओं के बीच में मजबूत न करें। जिस दिन मुसलमान समर्थन पूरी तरीके से चंद्रबाबू नायडू के हाथ से चला गया, उस दिन वो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्रित्व खो देंगे। अगले चुनाव में ही हार जाएंगे। चुनाव भाजपा तो ना बचा लेगी चुनाव हारने से, भाजपा की तो कोई हैसियत नहीं। भाजपा तो उनकी पिट्ठू है, उनकी पीठ पे सवार होकर कुछ हासिल करती है वहां पे। ना वो एक लोकसभा सीट जीत पाएंगे, ना वो विधानसभा में बहुमत जीत पाएंगे। तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में तमाम बातें लिख रखी थी। जब भाजपा ने उनसे अलायंस किया तो हम लोग बार बार मंचों पे टीवी पूछते थे कि भाई आपने यहाँ तो आप इस तरह मुसलमान विरोधी बातें करते हुए घूम रहे हैं प्रधानमंत्री, चंद्रबाबू नायडू तो ये सब और पहले से आश्वासन दे रहे हैं वहां पे। तो देखिए, ये अंतर्विरोध तो रंग लाना ही था, ये तो आना ही था अंतर्विरोध सामने। जैसे जैसे वो उस बिल को कानून में बदले जाने की नौबत आ रही थी, वैसे वैसे उन्हें अपने इस पूरे रंग के साथ में प्रकट हो ही जाना था। उन्होंने अपनी गेंद खेल दी है, अब गेंद नीतीश के पाले में है। नीतीश इस गेंद को कैसे खेलते हैं देखिए। ये पहले से बात सारे विपक्षी दल व्यंग करते हुए कह रहे थे कि जब ये पास हो जाएगा बिल और उसके बाद जो समारोह हो उसमें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को मुख्य अतिथि जरूर बनाना। तो ये सब बातें कहीं आ रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, वो जिन दो बैसाखियों पर खड़ी हुई है, वो दोनों ही बैसाखियां दरअसल मुसलमान विरोधी राजनीति को नापसंद करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बड़े वो सेकुलर हैं, क्या हैं। सेकुलर अगर होते या हिंदुत्ववादी राजनीति के खिलाफ होते तो मोदी के साथ समझौते क्यों करते। चंद्रबाबू नायडू का भी इतिहास है भाजपा के साथ समझौता करने का। जब जब उन्होंने भाजपा से समझौता किया है तभी उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। ये भी एक अजीब सा रिकॉर्ड है। और नीतीश का तो इतिहास हम लोग सब जानते ही हैं। तो ये दोनों ही भाजपा के पुराने सहयोगी हैं, लेकिन मुसलमान विरोधी राजनीति नहीं करते हैं। ये पूरा अंतर्विरोध है, ये कंट्रडिक्शन है। तो ये होना ही होना है मामला। बेहतर ये होता कि नरेंद्र मोदी को ये वक्फ वाला टंटा पकड़ना ही नहीं चाहिए था। बेहतर होता किसने कहा था उनसे कि ये सब करो आप। ये तो अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे के तहत उनकी तरफ से किया गया, ये सोच के कि ये इन लोगों से बात मनवा लेंगे, आखिरकार ये लोग बात मान जाएंगे। लेकिन अब वो चीज जो है वो उल्टी पड़ रही है। इसके लिए इन्हें वक्फ वाले जो रिपोर्ट जेपीसी की है सबको ठंडे बस्ते में डालना होगा। अगर ये ठंडे बस्ते में नहीं डालेंगे जब तक हो सकता तब तक इसमें देर करनी होगी। और इन लोगों के साथ में साइडलाइंस में कुछ इनको पटाने की कोशिश करनी होगी, नायडू को और नीतीश को। क्योंकि नीतीश भले ही इतने मुखर ना हो, लेकिन वो भी इस तरीके से अपने आप को मुसलमान विरोधी छवि तो अपनी नहीं बनने देंगे। तो ये तो एक क्राइसिस पॉइंट है, ये एक संकट है। इस संकट को भाजपा किस तरह हल करेगी ये देखना है। एक बात और है, लेकिन आप भले वो वक्फ बोर्ड का आपने फिर ठंडे बस्ते में डाल दे ना लाएं, लेकिन मुसलमानों के दिमाग में तो ये है कि जो देश भर में माहौल बन रहा है, हरियाणा में ईद की छुट्टी कैंसिल होना कितना खराब है। ईद सबसे बड़ा पर्व है, देश की एक इतनी बड़ी आबादी है आपकी, आप 20-25 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। ईद आप छोटी छुट्टियां, उत्तर प्रदेश में पता नहीं कौन सी शीतलाष्टमी है, शायद ऐसी है नाम, तो अभी छुट्टी हो गया, पता ही नहीं था होता क्या है ये। अब कोई कहे कि साहब आप हिंदू नहीं, तो हम तो ब्राह्मण भी हैं, तो हमें ही नहीं पता था, लेकिन उसकी छुट्टी हो गई। और एक राज्य जो है वो ईद की छुट्टी नहीं करेगा। पता नहीं कैसे योगी जी ने खैर कर ली कि उत्तर प्रदेश में भी छुट्टी कैंसिल नहीं करी। हो सकता है कर देना चाहिए था। मेरा तो मानना है कि हिंदुत्ववादी एजेंडे का तकाजा ये था कि योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश में ईद की छुट्टी कैंसिल कर देना चाहिए था, और उसकी जगह किसी और वजह से छुट्टी का ऐलान कर देना चाहिए था। एक चालाकी हो सकती थी, किसी और वजह, ईद की वजह छुट्टी नहीं है, छुट्टी है लेकिन ईद की वजह छुट्टी नहीं। ये कर देना चाहिए था। ये होता तभी बात ठीक से बनती। उनका तो एजेंडा ये है कि हिंदुत्व के मुकाबले हिंदुत्व बनाम बाकी सब राजनीति। यहां तक भाजपा भी हिंदुत्व के अलावा जो राजनीति करती है वो भी उसके बनाम में आ गई है पूरी। जब तक वो ये नहीं करेंगे, जब वो ऐसा करेंगे तभी तो बाहर पे लोग कहेंगे खम ठोक के, ऐसा होना चाहिए हिंदू नेता।
इसने एक सेकंड में सब मुसलमानों को फिट कर दिया। अब मुसलमानों को चाहिए कि वो सऊदी अरब लौट जाए सब लोग। अब धीरे धीरे बात पाकिस्तान जाने की बात नहीं कही जाया करेगी, अब धीरे धीरे बात ये कहेगी अगर आपको ये इस बात से प्रॉब्लम है तो आप सऊदी अरब चले जाइए, क्यों मक्का मदीना तो वहीं पे है ना। तो ये आंध्र प्रदेश के और बिहार के मुसलमानों को समझ में नहीं आएगी कि भले वो वक्फ बोर्ड का उन्होंने एक विधेयक बचा लिया, लेकिन जिस संस्कृति को देश में फल फूलने दे रहे हैं मोदी जी अपने संरक्षण में, वो मुसलमानों के खिलाफ देश में एक माहौल बना रही है, एक नफरत का वातावरण बना रही है। सब समझ में आएगी। कोई नहीं जानता है कि आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले तक ये गठजोड़ रहेगा कायम कि नहीं रहेगा। भाई आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो काफी देर, अभी बहुत समय है ना, जितना लोकसभा चुनाव दूर है उतना आंध्र प्रदेश का विधानसभा चुनाव दूर है। वो तो साथ साथ होता है, तो कोई गारंटी थोड़ी ना है कि भाजपा के साथ गठजोड़ करके दोबारा ही चुनाव लड़े वहां पे। कितनी देर लगती है चंद्रबाबू नायडू को इनकी सरकार से बाहर निकल आने में? हाँ, वो तो बहुत हार्ड बार्गेनर है, मतलब उनकी शर्तें जब तक उन्हें पैसा मिल रहा है। नहीं, चालाकी ये है कि 4-4.5 साल तक ये केंद्र सरकार में बने रहेंगे, केंद्रीय सत्ता का सुख भी भोगते रहेंगे, उसके बाद 6 महीने पहले निकल आएंगे। ये आइडिया भी अच्छा है। 6 महीने पहले क्रांतिकारी बताएंगे कि देखो हमने सरकार से बाहर आ गए, हमने तो सरकार का विरोध किया, हमारी वजह से सरकार रस्ते रही, हम बाहर आ गए, चाहे भले बचे या गिरे, 6 महीने पहले कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। लेकिन मुझे बताइए कि ये जो माहौल पूरा बनाया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास उग्र हिंदुत्व के कितने % वोट हैं? लाल कृष्ण बात कर रहा था, तो लाल कृष्ण आडवाणी का जो उग्र हिंदुत्व था, बीजेपी धड़ाम हो गई थी, आडवाणी जी आउट हो गए थे। तो आप अगर बहुत हिंदू मुसलमान करेंगे तो उग्र हिंदुत्व के नाम पर कितना वोट इकट्ठा कर सकते हैं, या कितना? अंग्रेजी में एक शब्द है ओवरकिल, अंग्रेजी में एक शब्द है ओवरकिल। ये चीज तब ज्यादा चलती थी जब भाजपा को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, तब एक लक्ष्य था कि भाई भाजपा को किसी न किसी तरह बहुमत प्राप्त होना है। अच्छा, भाजपा को बहुमत प्राप्त होना की घटना पुरानी हो गई है। एक बार बहुमत प्राप्त हुआ, दूसरी बार भी बहुमत प्राप्त हो गया, राज्यों में तो बहुत बहुमत मिलता ही रहता है। उसके बाद में फिर तीसरी बार बहुमत नहीं मिला तो क्या हुआ, आप पूरे ठप्पे के साथ सरकार में हैं, सरकार लगातार चली रही है, ऐसी कोई फीलिंग नहीं है कहीं अंदर के भाई सरकार से आप हटने वाले हैं या हटा दिए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें अब पुरानी हो चुकी हैं। ये पूरा मामला जो है अब सांप्रदायिक राजनीति का ओवरडोज दिया जा रहा है, ये इसको ओवरकिल कहते हैं, और ये ओवरकिल का हमेशा नुकसान होता है। यही ओवरकिल 2024 में नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार में दिया था, और ये ओवरकिल तब से दिया जा रहा था जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी का प्रचार चल रहा था, तभी से ओवरकिल स्टार्ट हो गया था। तो इस ओवरकिल के कारण उनको भाजपा को नुकसान हुआ है। देखिए, भारतीय समाज ही नहीं, कोई भी समाज जो है वो बहुत ज्यादा किसी अतिवादी चीज को ज्यादा झेल नहीं पाता है। एक खास समय में कुछ उन्माद चल जाता है, लोगों को एक उन्माद आता है, वो उन्माद चल जाता है, उन्माद बहुत थोड़े समय तक रहता है। कोई समाज ऐसा नहीं होता 10 साल तक उन्माद में बना रहे, महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने रह सकता है उन्माद में, इससे ज्यादा नहीं रह सकता है उन्माद में। फिर लोगों को शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, पड़ोसी से दोस्ती चाहिए, सब कुछ चाहिए, और इस बात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समझता है। लेकिन दिक्कत इन सब लोगों की ये हो रही है, मोदी की और संघ की, सबकी दिक्कत ये हो रही है कि इन्होंने जो सांप्रदायिक शक्तियों को बेलगाम किया है वो अब इन पर नियंत्रित नहीं हो रही है किसी पे। अब कट्टर हिंदू कौन कितना कट्टर हिंदू है इसकी प्रतियोगिता चल रही है, मुख्यमंत्रियों के बीच भी प्रतियोगिता चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा ईद की छुट्टी खत्म कर देंगे, तो हमसे बड़ा 30 मार्का कौन होगा? सबसे बड़े हिंदू 30 मार्का कौन है? योगी आदित्यनाथ। उसके बाद हिंदू 30 मार्का कौन है? देवेंद्र फडणवीस। अब तीसरे हिंदू 30 मार्का कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नसीब सिंह सैनी। जैसे बुलडोजर वाला मामला चला था ना, जो देखो वो बुलडोजर चला रहा था। तो अब बुलडोजरवाद तो खत्म हो गया। बुलडोजरवाद तो कितने दिन चला, 1-2 साल भी नहीं चल पाया बुलडोजरवाद, बहुत कम उम्र रही उसकी। अब कोई बुलडोजर का नाम भी नहीं लेता। अब करणी सेना ने ले लिया है बुलडोजर। अब बुलडोजर जो है ना, वो वहां से 4 थाना क्षेत्रों को पार करते हुए आगरा में रामजी लाल सुमन के घर में बुलडोजर लेके पहुंच गए। आप सोचिए कहां से बुलडोजर चलाते हुए आ रहे थे।
आप इससे अंदाज लगाइए। अच्छा, ये गांव भी क्या नुकसान ये होगा? दलित सांसद है राम सुमन साहब, दलितों के एक बड़े नेता हैं। अब ये आप मैं तो उत्तर प्रदेश में जातीय विद्वेष पैदा हो कर रहे हैं। देखिए, है क्या कि जब आप अतिवादी राजनीति करते हैं तो आपको एक दिशा में लगातार चलते जाना होता है, एक तरफ आपका पलड़ा लगातार झुकते जाना होता है। ये इसका एक प्राकृतिक फलितार्थ है, आप इससे बच नहीं सकते, ये आपको करना ही करना होगा। फिर इसमें कोर्स करेक्शन थोड़ा देर में शुरू होता है, जब नुकसान आने शुरू हो जाते हैं ना, जब पब्लिक थपड़ियाना शुरू कर देती है, वोट नहीं देती है, तब फिर जो है वो उसका कोर्स करेक्शन शुरू होता है। अब योगी आदित्यनाथ ने जो शुरू किया, ये शुरू हुआ था कब से? जो कांवड़ यात्रा पर उन्होंने जो फरमान जारी किया था कि सब लोग वहां लिखे, उसके बाद आप देखिए लगातार एक के बाद एक कोई ना कोई सब चल ही रहा है। ये कुंभ हो गया, कुंभ के बाद होली हो गई, सब पूरा का पूरा वही संभल हो गया, बीच में सब वही सिलसिला चल रहा है पूरा का पूरा। अब ये सिलसिला कहां तक जाएगा? अब ईद के मौके पे ना सड़कों पे नमाज पढ़ी जाएगी, छतों पे भी नहीं पढ़ने देंगे नमाज, सड़क तो छोड़ दीजिए, ये एक नया फॉर्मूला होगा, छतों पे भी नमाज नहीं पढ़ सकते, छतों पे नहीं पढ़ने देंगे नमाज। और वो कह रहे हैं आपके पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। हरियाणा में भी कहा गया है कि आपके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे। वेस्टर्न यूपी में कहा गया पासपोर्ट, तो इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं चरण सिंह जी के, जैन चौधरी चरण सिंह जी के पोते, उन्होंने जान तो क्या तुलना की है, वो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, तो वो जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास है 1984, जो बहुत मुद्दतों पहले लिखा गया था, 1984 बहुत दूर हुआ करता था, तो उनका उपन्यास है 1984, उसमें इसी प्रकार के एक निरंकुश समाज की कल्पना की गई है 1984 में, जिसमें एक जिस तरह से तानाशाही हिंदुस्तान में बन रही है, वैसी तानाशाही उसमें बनती है। उस पूरे उपन्यास में ये कल्पना की गई है जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास में। तो उन्होंने उसका एनिमल फार्म, 2 उपन्यास है, एनिमल फार्म और 1984, इसी किस्म के उपन्यास है, तो उससे तुलना की है उन्होंने जैन चौधरी ने। अब जैन चौधरी ये नहीं जानते कि ऐसी पार्टी के साथ समझौते हुए किसी व्यक्ति ने न 1984 पढ़ा होगा, ना एनिमल फार्म पढ़ा होगा, न किसी को जॉर्ज ऑरवेल का नाम पता है। योगी जी से पूछ लो, मैं सोशल मीडिया में आना छोड़ दूंगा अगर योगी जी ने नाम सुना हो जॉर्ज ऑरवेल का, मैं आपसे कह रहा हूं। और ये 1984 के बारे में योगी सुनेंगे, वो तो गुजर गया, ये क्या बोल रहा है आदमी। एनिमल फार्म के बारे में सोचेंगे, वो तो हमने खोल रखे हैं, अपने गऊ पाल रखी हैं, गाय है एनिमल फार्म, उनकी कुछ नहीं समझ में आएगा, वो हंसेंगे और डांट के भगा देंगे। लेकिन जयंत बाबू, मोदी जरूर अपने अंग्रेजी ना सलाहकारों से पूछेंगे तो वो बता देंगे, स्वपन दास गुप्ता वगैरह जो अंग्रेजी ना सलाहकार हैं, जो पहले वामपंथी थे, वो बता देंगे, क्योंकि वामपंथ के बड़े प्रिय हैं जॉर्ज ऑरवेल उपन्यासकार के तौर पर। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि आप एक ऐसी पार्टी के साथ समझौते में हैं, आप उसको समझाने के लिए उस साहित्यिक मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस साहित्यिक मुहावरे की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की, पढ़ा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, उनकी दुनिया से बिल्कुल बहुत दूर है मामला ये। वो जो ये तो बड़ी विकट आत्माएं हैं जो इस वक्त देश में सत्ता में है। एक बार वो मुझे बहुत मजेदार किस्सा याद आ रहा है कि एक सब लोगों ने कहा कि भाई शेर ही कोई बनेगा जानवर, कोई और भी बन सकता है, हम बंदर को बना दिया गया, अब बंदर राज करेगा। तो शेर ने एक बकरी के बच्चा पकड़ लिया खाने के लिए, अब बकरी भागी, बचाइए राजा जी भागी। अब बंदर की हिम्मत ना कि वो शेर से बकरी का बच्चा छुड़ा ले, वो एक डाल से दूसरी डाल से तीसरी डाल कूदता रहा इधर से उधर, शेर ने खा ली बकरी। लोगों ने कहा आप राजा हैं, आपने कुछ किया ही नहीं, बकरी खा ली वहां पे, आपके बात के राजा है। पर मेरी कोशिशों में कमी नहीं थी, कोशिश मैंने पूरी करी, एक डाल से दूसरी डाल कूदा। तो जयंत बाबू कहेंगे भाई मेरी कोशिश तो पूरी थी, मैंने ट्वीट तो किया था, किसी की समझ में नहीं आया, अंग्रेजी में था, 84 का जिक्र था, मैं क्या करूं, मेरी कोशिश तो पूरी थी। जयंत की भी राजनीति असल में खतरे में आ गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ये जो कारनामे कर रही है, जो संभल से शुरू होकर मेरठ तक जा रहे हैं, वो लोगों में गुस्सा पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है समान नहीं, जैन से पूछना चाहिए कि भाई संभल के बारे में आपकी राय क्या है। संभल तो उन्हीं के, भाई जिस प्रदेश को वो हरित प्रदेश बनाना चाहते हैं, उनकी कल्पना है कभी हम हरित प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, यही तो कल्पना है। भाई जैन चौधरी क्या सोचते होंगे, जैन चौधरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, वो हरित प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अजीत सिंह जी भी ये सोचते थे इस तरीके से। भाई अजीत सिंह, बीपी सिंह ने एक बार 1989 में जनता दल ने जब चुनाव जीत लिया उत्तर प्रदेश में,
तो वहां पे विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ, तो वीपी सिंह ने कहा भाई वो अजीत सिंह बनेंगे मुख्यमंत्री, तो मुलायम सिंह ने कहा नहीं हम बनेंगे मुख्यमंत्री। तो अजीत सिंह और मुलायम सिंह के अंदर विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ। तो उन दोनों मुलायम सिंह जी से मेरी कुछ बातचीत थी, तो मैंने उनसे फोन पे पूछा आपको क्या लगता है कोई दिक्कत पैदा होगी इसमें? मुलायम जी बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक, कुछ नहीं, सब 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। अजीत सिंह जी वहां गए, वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री से भेजा उन्हें, और मुलायम सिंह ने बुरी तरीके से उन्हें चुनाव में हरा दिया, वो मुख्यमंत्री हो गए पहली बार 1989 में। जनता दल के मुख्यमंत्री बने थे ना मुलायम सिंह जी पहली बार। हाँ, तो वो ये लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश का अगर बंटवारा हो जाए तो ये हर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जैसे मायावती समझती नहीं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश अलग से बन जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की परमानेंट मुख्यमंत्री वो हो जाएंगे, अजीत सिंह परमानेंट मुख्यमंत्री हो जाएंगे हरित प्रदेश के। ये इस प्रकार की कल्पना है। बुंदेलखंड का कोई और आदमी सोचता था हम हो जाएंगे परमानेंट मुख्यमंत्री। तो अब ये ऐसे हरित प्रदेश में तो संभल भी शामिल है। हाँ, ठीक तो संभल को योगी जी खोदे डाल रहे हैं। हाँ, खोद दिया उन्होंने, खोद दिया पूरा संभल। हाँ, तो ऐसे में आदरणीय जयंत चौधरी का इस बारे में क्या राय है? उनकी राय कोई लेता नहीं है पत्रकार। हाँ, इस तरह की बात वो आजकल मीडिया से मिल भी नहीं कब रहे हैं, पहले तो दोस्त थे। अच्छा, और जयंत चौधरी को ये भी चाहिए कि वो एक बाजार जाए, दिल्ली में आए, लखनऊ हजरतगंज से एक कॉपी एनिमल फार्म की खरीदें और एक खरीदें कॉपी उसकी 1984 की, और जाके योगी जी को भेंट करें। अंग्रेजी, आप जरा इसको पढ़िए। योगी जी अंग्रेजी किताब का क्या करेंगे? लेकिन वो भेंट तो ले लेंगे ना, भेंट तो ले लेंगे। हाँ, हिंदी ट्रांसलेट करा दें या तो दूसरे वो योगी हैं, याद कीजिए आप, योगी हैं, उनके अंदर योग शक्ति है, वो योग शक्ति से उसको पढ़ लेंगे। हाँ, ये भी कर सकते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकाल सकते हैं। हाँ, किसी की भी पर्ची निकाल सकते हैं, तो योगी जी भी योग शक्ति से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही चल रहा है सब आजकल। अभी जी ये जो देश का ये माहौल है, तो जो दूर की दुनिया में बैठ के लोग देखते होंगे, अमेरिका में, सऊदी में, इंग्लैंड में, लंदन में, भारत के बारे में क्या इमेज बन रही होगी, क्या धारणा बन रही होगी भारत के बारे में? आमतौर पर सोच रहे होंगे बड़ा मनोरंजक देश है। जो लोग दूर से बैठे हैं उनको मनोरंजक लगता होगा, हम लोग चूंकि बीच में बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, इसलिए हमें मनोरंजक होने के साथ साथ अफसोसनाक भी लगता है। हम अपने भविष्य के प्रति भी चिंतित रहते हैं। जो देश छोड़ के चला गया, वहां बैठा हुआ है, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में बैठा हुआ है, दुबई में बैठा हुआ है, उसको कोई डर नहीं है, इसलिए वो अपने मजे ले रहा है वहां से बैठ के। समस्या तो हमारी आपकी है, उसकी समस्या नहीं है। अच्छा, आप तो पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, जाने जाने कितने देशों में आपने घूमा है। क्या जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं उसमें ये हाल होता है, इस तरह का बिहेवियर होता है नेताओं का? देखिए, भारत की मौजूदा सरकार, मौजूदा बंदोबस्त के ऊपर सारे यूरोपियन देशों का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, सबका आरोप यह है कि यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। ये भी एक बड़ा कारण है कि मोदी जी बीच बीच में इस प्रकार के प्रपंच रचते रहते हैं कि ईद की सौगात दी जाए। पर ईद की सौगात देने के पीछे ये भी कारण है कि उसमें बहुत सारी फोटो अपॉर्चुनिटी तैयार होगी कि बीजेपी के कार्यकर्ता भेंट कर रहे हैं मस्जिदों में जाके मुसलमानों को। आप सोचिए ना, 32,000 कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों में 32 लाख मुसलमानों को सौगातें मोदी देंगे। ये 32 शब्द कहां से आया, इसका अर्थ क्या है? इसके भी ये भी कोई अंक ज्योतिष के जरिए 32 का कुछ महत्व होगा इसके अंदर, हम लोगों को पता नहीं है। आप सोचिए, वरना क्यों है 32,000 कार्यकर्ता, 32,000 मस्जिदें और 32 लाख मुसलमान? इसके पीछे कारण क्या है? सब कुछ 32। हाँ, कोई ना कोई बड़ा मतलब होगा, नो डाउट, वरना तो कोई मतलब होगा, हम लोगों को पता नहीं है ना, हमारी अज्ञानता है। अच्छा, एक आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर ये वक्फ बोर्ड का बिल नहीं ला पाए मोदी जी, तो क्या देश भर में सरकार की साख पर सवाल खड़ा होगा? ये मैसेज आएगा कि सरकार अब कमजोर हो चुकी है, और ये मैसेज आएगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश अब सही तरीके से सरकार को धकेल कस रहे हैं, और मोदी जी जो अपने आप को 56 इंच का सीना और मैं ब्रांड मोदी कहते हैं, उस पर डेंट पड़ेगा। इसका फिर वो हल क्या निकालेगा, रास्ता क्या है कि वो फिर से? देखिए, उन्हें इस बात की कोई चिंता है नहीं उन लोगों को, ये हम लोगों की चिंता ज्यादा है कि केंद्र सरकार कमजोर हो रही है। ये सरकार पहले से ही रोल बैक सरकार के तौर पर स्थापित हो चुकी है, एक रोल बैक और कर लेंगे।
देखिए ये रोल बैक शुरू हुआ था किसान आंदोलन के कारण, पहला बड़ा रोल बैक था। ध्यान कीजिए मोदी जी ने, मैं गलत कह रहा हूं, मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही रोल बैक की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाए थे, उस अध्यादेश को उन्होंने वापस लिया कि नहीं लिया? वो रोल बैक था कि नहीं था? उसके बाद आप देखिए किसान संसद में पास तीनों कानूनों को उन्होंने वापस लिया कि नहीं लिया? वो रोल बैक था कि नहीं था? इसके बाद आप देखिए कि ये सब जो 2024 के बहुमत हारने के बाद तो दबादब रोल बैक कर रहे हैं, वो उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। वो रोल बैक को एक रणनीति के तौर पे लेते हैं, ठीक है हमने रोल बैक कर लिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? राजनीति की मांग है। ठीक बात, हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि आने वाले कुछ टाइम में कुछ और बढ़िया नजारे राजनीति में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी और बेहतरीन बातचीत की। आपको उनके तर्कों से लगा होगा कि वाकई में राजनीति इस हद तक गिरती जा रही है। अपने प्यार भरे कमेंट से बताइएगा जरूर कि बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।